वेलकम टू करण सचदेवा मैथ्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? और आपके सबके यूटी चल रहे होंगे। वो चैप्टर्स जो हमने कर लिए हैं, आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर होंगे। हमने अभी तक चैप्टर 1 to 4 एंड चैप्टर नंबर 6 फिनिश किया है। नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री का ही दूसरा चैप्टर, डेट इज अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो चैप्टर नंबर 5 है ये हमारी बुक का। तो हम स्टार्ट करते हैं इसे। हमने सबसे पहले लाइन सेगमेंट में 4th चैप्टर में पढ़ा था, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में। हमने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था, है ना। तो अब हमें पढ़ना है इन्हीं शेप्स के बारे में, और कुछ न्यू शेप्स भी ऐड होंगी जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो इस चैप्टर में है, डेट इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हमने प्रीवियस चैप्टर नंबर 4 में भी इसके बारे में पढ़ा है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? सबसे पहले लाइन सेगमेंट के क्या दो फिक्स्ड एंड पॉइंट्स होते हैं, है ना। अगर ये मैं बना रही हूं, सो दिस इज द लाइन सेगमेंट ए बी। इसकी एक फिक्स्ड लेंथ है, इसे हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, है ना। लाइन जो है, लाइन को हम दोनों साइड्स में एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर मैंने लाइन ड्रॉ करनी है, सो दिस इज द लाइन जिसे कि हम एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। इसके दो फिक्स्ड एंड पॉइंट होते हैं। मींस इस लाइन सेगमेंट की एक पर्टिकुलर डेफिनेट हम कहें लेंथ होती है। मान लो ये लाइन सेगमेंट है 3 सेंटीमीटर का। एक और लाइन सेगमेंट मैंने बना दिया सी डी, दिस इज ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो लाइन सेगमेंट हैज 2 फिक्स्ड एंड पॉइंट्स। इसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है, एक फिक्स्ड लेंथ होती है। क्लियर? लाइन सेगमेंट हैज 2 फिक्स्ड एंड पॉइंट्स। अब अगर मुझे इन लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर करना है, तो मैं कंपेयर कैसे करूंगी? सो नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें आता है, कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट्स। कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहले लाइन सेगमेंट जिसके दो फिक्स्ड एंड पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद मुझे दो लाइन सेगमेंट्स को अगर कंपेयर करने के लिए कहा है, तो कैसे कंपेयर करेंगे? फर्स्ट स्टेप आता है बाय ऑब्जर्विंग, कि अगर मैंने इन लाइन सेगमेंट को ऑब्जर्व किया, मींस देख के ही बता दिया कि विच वन इज द लॉन्गर एंड विच वन इज द स्मॉलर। सपोज आई हैव दिस लाइन सेगमेंट ए बी एंड दिस इज द अदर लाइन सेगमेंट सी डी। तो क्या मैं इन दोनों में से बता सकती हूँ विच वन इज द लॉन्गर लाइन सेगमेंट? यस, बाय ऑब्जर्विंग दिस। अगर मैं इनको देख रही हूँ तो मुझे देखने से पता लग रहा है कि ए बी जो लाइन सेगमेंट है ग्रेटर है सी डी लाइन सेगमेंट से, है ना। ये मैंने ऑब्जर्व किया दोनों लाइन सेगमेंट को और बता दिया। लेकिन अगर मैं एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूं, सपोज दिस इज द लाइन सेगमेंट ए बी एंड दिस इज द लाइन सेगमेंट सी डी, क्या आप इसमें बता सकते हैं कि दोनों में से कौन सा लाइन सेगमेंट ग्रेटर है? देखो, मैंने इसमें से तो एक की लेंथ और दूसरे की लेंथ में डिफरेंस था, थोड़ा ज्यादा डिफरेंस था, तो मैंने क्लियरली बता दिया कि दिस लाइन सेगमेंट इज लॉन्गर। लेकिन जब डिफरेंस बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, इसमें जो डिफरेंस है पॉइंट कुछ सेंटीमीटर का है, तो इसलिए हमें कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि इन दोनों में से कौन सा लाइन सेगमेंट ग्रेटर होगा। कौन से केसेस में? जब दो लाइन सेगमेंट्स में डिफरेंस बहुत ही स्मॉल होता है, तो बाय जस्ट लुकिंग एट देम वी कैन नॉट टेल, कि हम सिर्फ उनको देख के नहीं बता सकते कि कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा है या कौन सा छोटा लाइन सेगमेंट है। तो इसके बाद एक और दूसरा स्टेप आया इन लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर करने का, डेट इज बाय ट्रेसिंग, कि ट्रेस करके हम पता लगा लें कि कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा है। क्लियर? फर्स्ट स्टेप क्या था? बाय ऑब्जर्विंग, कि हमने जस्ट उनको देखा और बताया कि कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा है या छोटा है। जब तो दोनों लाइन सेगमेंट में डिफरेंस ज्यादा है, तो बाय ऑब्जर्विंग से वी कैन टेल द आंसर। लेकिन जब दोनों लाइन सेगमेंट्स में डिफरेंस बहुत ही स्मॉल है, तो जस्ट बाय लुकिंग एट देम वी कैन नॉट टेल कि विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर। क्लियर? नाउ ट्रेसिंग के लिए, अगर मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, दिस इज द लाइन सेगमेंट ए बी एंड दिस इज द लाइन सेगमेंट सी डी, ठीक है। मैंने एक ट्रेस पेपर लिया, उसको लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर रखा और उस पे लाइंस जो है लाइन सेगमेंट के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर ली। क्लियर?
एक ट्रेसिंग पेपर लिया, इस लाइन के ऊपर रखा, मार्क लगा लिया ए और बी का। उसी ट्रेसिंग पेपर को लेके दूसरे लाइन सेगमेंट सी डी के ऊपर रखा। अब मैंने उसके मार्क्स तो लगाए हुए हैं ट्रेस पेपर पे, तो मुझे पता लग जाएगा जब मैं उसको सी डी के ऊपर रखूंगी कि सी डी उससे बड़ा है या स्मॉलर है। क्लियर? सो लेकिन जो ट्रेसिंग का मेथड है, इट इज अ लेंथी मेथड, इट विल टेक सम टाइम और ये डिपेंड करता है एक्यूरेसी ऑफ ट्रेसिंग द लाइन, कि जब आप इस लाइन को ट्रेस कर रहे हो, पहले हमने मार्क किया, देन ट्रेस पेपर पे ही लाइन ट्रेस की, कि वो कितनी एक्यूरेट, कितनी सही लाइन आपने ड्रॉ की है, ये बहुत डिपेंड करता है इस चीज पे। क्लियर? मैं दोबारा से बता रही हूँ दोनों मेथड। फर्स्ट मेथड इज बाय ऑब्जर्विंग, बाय जस्ट लुकिंग एट देम वी कैन टेल विच वन इज ग्रेटर और स्मॉलर इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू लाइन सेगमेंट्स इज लार्ज। अगर दो लाइन सेगमेंट में डिफरेंस ज्यादा है तो हम सिर्फ देख के बता सकते हैं कि कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा है, कौन सा छोटा है। लेकिन अगर दो लाइन सेगमेंट्स में डिफरेंस बहुत ज्यादा कम है तो उन्हें हम देख के ही बता नहीं सकते कि लाइन सेगमेंट में कौन सा बड़ा या छोटा है। तो हमने दूसरा मेथड चूज किया ट्रेसिंग। अब ट्रेसिंग के लिए मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया ए बी, इसके ऊपर ट्रेस पेपर रखा, पॉइंट्स मार्क किए, लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, उसी ट्रेस पेपर को उठा के नेक्स्ट लाइन सेगमेंट सी डी के ऊपर रखा और चेक किया कि विच वन इज ग्रेटर और स्मॉलर। लेकिन जो ट्रेसिंग का प्रोसेस है, इट इज लेंथी प्रोसेस और ये डिपेंड करता है कि एक्यूरेसी ऑफ ट्रेसिंग द लाइन सेगमेंट, कि आपने जिस लाइन सेगमेंट को ट्रेस करके मेजर किया है उसकी एक्यूरेसी, कि वो आपने कितना ठीक बनाया है ना। हो सकता है आपने ट्रेस करते करते थोड़ी सी लाइन बढ़ा दी हो या कम कर दी हो, तो उसकी एक्यूरेसी पे बहुत डिपेंड करता है कि आपने सही से ट्रेस किया है या नहीं। तो इन दोनों मेथड के बाद एक थर्ड मेथड आता है बाय यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर। थर्ड जो है कंपेयर करने का, बाय यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर हाँ जी, रूलर आप सबने देखा है, रूलर मीन्स स्केल। मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक बार। सो दिस इज द रूलर, ठीक है, रूलर है। इसमें एक एज में 15 पार्ट्स में डिवाइड होता है रूलर। 15 जीरो से शुरू होते हैं, 0 1 2 सो अप टू 15 तक पॉइंट्स मार्क होते हैं रूलर में। तो जो 0 से लेके 1 में 10 सब पार्ट्स होते हैं, है ना। 0 से 1 में 10 सब पार्ट्स होते हैं रूलर में। अगर मुझे किसी लाइन सेगमेंट की लेंथ मेजर करनी है, मान लो ए बी की करनी है, तो जो 0 है रूलर का वो मैं रखूंगी ए पॉइंट पे और फिर मेजर करेंगे, ठीक है। तो ये तो मेरे पास स्मॉल रूलर है, आप अपने रूलर से चेक कर सकते हो। जैसे मैंने सपोज 15 सेंटीमीटर बनाई, तो मैंने क्या किया, 0 मार्क रखा ए पे, 0 इसका टच होना चाहिए और ये है मान लो 15, दिस इज बी। तो मैंने स्केल की हेल्प से मेजर किया, सो दिस इज 15 सेंटीमीटर। तो रूलर से हम एक ऐसे लाइन सेगमेंट को चेक करेंगे, उसकी लेंथ जो फर्स्ट मार्क है, जैसे कि यहाँ पे ए, रूलर का जो पॉइंट 0 है, जहाँ पे 0 मेंशन है, वो आपका होना चाहिए ए पे, और बी पॉइंट यहाँ पे कहीं भी आए वो हम उसको मेजर करेंगे कि कितना है, ठीक है। जो 0 से 1 के बीच में डिवीजन है 10 सब पार्ट्स हैं। अगर 1 के बाद मान लो 4 डिवीजन तक बी पॉइंट है सपोज, तो 1.4, ठीक है। जो 0 के बाद डिवीजन है स्मॉल डिवीजन, उसे हम पढ़ेंगे 0.1 0.2 0.3 एंड सो ऑन। क्लियर? तो सबसे पहले अगर हम लाइन सेगमेंट की लेंथ मेजर करनी है, स्केल के जो 0 पॉइंट है उसे रखेंगे फर्स्ट पे, उसके बाद बी के कॉरेस्पॉन्डिंग स्केल पे जो भी पॉइंट आता है उसे हम देखेंगे और लेंथ लिखेंगे। दूसरा आता है प्रोसेस बाय यूजिंग द डिवाइडर। सो दिस इज द डिवाइडर, सबके पेंसिल बॉक्स में होगा। इसकी 1 टिप को, अगर मुझे इसके ए बी को मेजर करना है, 1 टिप डिवाइडर की रखेंगे फर्स्ट पॉइंट पे ए पे, और इसको ओपन करेंगे बी पॉइंट तक, जहां तक भी इसको ओपन किया। मान लो यहां से मैंने यहां तक किया, अगर मैं इसको स्मॉल कर देती हूँ जितना भी खुल रहा है ये डिवाइडर, तो यहां तक, ठीक है। तो मैंने डिवाइडर से मेजर कर लिया। अब इसको विदाउट डिस्टर्बिंग दैट डिवाइडर, आप डिवाइडर से स्केल पे मेजर करोगे। डिवाइडर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो पहला पॉइंट रखा 0 पे, और दूसरा यहाँ पे भी आएगा स्केल पे, वो हमें बताएगा लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट ए बी। क्लियर? क्या किया हमने, डिवाइडर से कैसे मेजर किया,
डिवाइडर की एक टिप रखी स्टार्टिंग पॉइंट पे ए पे, देन डिवाइडर को ओपन किया बी पॉइंट तक विदाउट डिस्टर्बिंग द डिवाइडर। डिवाइडर को फर्स्ट पॉइंट को नीडल का जो है टिप उसे रखेंगे 0 पे और दूसरा पॉइंट मेजर करेंगे, देन वी कैन टेल द लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। दोबारा से तीनों प्रोसेसेस बता रही हूँ। सबसे पहले हमने किया लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके दो फिक्स्ड एंड पॉइंट्स होते हैं। लाइन सेगमेंट्स को हम कंपेयर कैसे करेंगे? 3 मेथड है बाय ऑब्जर्विंग, कि सिर्फ देखने पे हमें पता चल जाए कि कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा है या छोटा है। अगर लाइन सेगमेंट्स में डिफरेंस बहुत स्मॉल होगा तो हम सिर्फ देख के नहीं बता सकते कि कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा या ग्रेटर है। फिर हमने दूसरा प्रोसेस लिया बाय यूजिंग ट्रेसिंग पेपर। तो ए बी लाइन सेगमेंट लिया, उसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर रखा, ट्रेस किया लाइन सेगमेंट ए बी को, ट्रेसिंग पेपर को उठा के सी डी लाइन सेगमेंट पे रखा, देन हमने चेक किया कि सी डी लाइन सेगमेंट जो है ए बी से स्मॉलर है या ग्रेटर है। बट ट्रेसिंग का प्रोसेस लेंथी भी है और डिपेंड करता है एक्यूरेसी ऑफ ट्रेसिंग द लाइन सेगमेंट, कि आपने लाइन सेगमेंट कितना एक्यूरेट ट्रेस किया है। उसके बाद थर्ड मेथड आता है बाय यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर। लाइन सेगमेंट को रूलर या डिवाइडर से कैसे मेजर कर सकते हैं? ए बी एक लाइन सेगमेंट लिया, रूलर का जो पॉइंट 0 है उसे ए पे रखा और बी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम पॉइंट चेक करेंगे कहाँ तक रूलर पे आ रहा है, सो दैट विल बी द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। अगर मुझे डिवाइडर से चेक करना है, डिवाइडर की एक टिप रखी ए पॉइंट पे, उसको ओपन किया बी तक, जहां तक बी पॉइंट आता है, बिना डिवाइडर को डिस्टर्ब किए उस डिवाइडर को रखा रूलर के ऊपर। फर्स्ट टिप उसकी होनी चाहिए 0 पे और दूसरी जहां पे आएगी कॉरेस्पॉन्डिंग वो होगी लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइन सेगमेंट। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसका एक वर्टेक्स होता है, 2 आर्म्स होती हैं, तो एंगल बनता है ना। तो अब हम पढ़ेंगे कि एंगल की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 3 तरह के एंगल्स। नंबर 1 इज राइट एंगल, नंबर 2 इज स्ट्रेट एंगल एंड नंबर 3 इज कंप्लीट एंगल। नंबर 3 इज कंप्लीट एंगल। हाँ जी, राइट एंगल का मतलब क्या होता है? राइट एंगल मीन्स जिस एंगल का मेजर हो 90 डिग्री, ठीक है, उसे हम कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल बिल्कुल स्ट्रेट होता है, तो दिस इज द एंगल राइट एंगल। जरूरी नहीं है कि जो राइट एंगल है इसी लाइन पे हो, इस तरह से भी हो सकता है, ये भी राइट एंगल है। कई बार ऐसे बना होता है, उसके बीच में ये साइन दिया है, इसका मतलब भी है ये 90 डिग्री है। तो मीन्स इसमें हम ये बेस ले लेंगे और डी की हेल्प से इसे चेक करेंगे। सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये हो गया 90 डिग्री। तो एंगल किसी भी तरह से बना हो सकता है। राइट एंगल मीन्स एंगल ऑफ 90 डिग्री। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री का एंगल। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, सो दिस एंगल इज स्ट्रेट एंगल। ये यहाँ भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। अगर मैं वर्टिकल लाइन पे शो करूं तो दीज आर ऑल्सो स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मीन्स 2 एंगल्स ऑफ 90 डिग्री, 2 90 डिग्री के एंगल मिलके बनाते हैं स्ट्रेट एंगल। जैसे मैंने ये कहा, अगर मेरे पास ये है 90 डिग्री, है ना, ये 90 डिग्री इस तरफ है, इस तरफ भी 90 डिग्री, तो ये जो कंप्लीट बन गया एंगल दैट इज 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। क्लियर? दोबारा बता रही हूँ, जो ये एंगल है 90 डिग्री के एंगल उसे कहते हैं राइट एंगल। स्ट्रेट एंगल मीन्स सम ऑफ 2 राइट एंगल्स मिलके बनाते हैं स्ट्रेट एंगल। ये हमारे पास एक लाइन है, दिस इज 90 डिग्री। अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं इस तरफ, तो ये भी 90 है, तो टोटल एंगल हो गया 180 डिग्री। सो 180 डिग्री इज स्ट्रेट एंगल। कंप्लीट एंगल होते हैं 360 डिग्री का। 2 स्ट्रेट एंगल मिलके बनाते हैं एक कंप्लीट एंगल। सो दिस इज द लाइन, दिस एंगल इज 180 डिग्री और ये नीचे वाला एंगल भी 180 डिग्री। तो ये जो पूरा एंगल हो गया सर्कल का एंगल, दैट इज द कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का एंगल। क्लियर? तो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री स्ट्रेट एंगल,
दो राइट एंगल से मिलके बनता है और कंप्लीट एंगल दो स्ट्रेट एंगल से मिलके बनता है। क्लियर? स्ट्रेट एंगल मींस 180 डिग्री का एंगल, कंप्लीट एंगल्स मींस 360 डिग्री का एंगल। अब हम इन्हीं तीनों एंगल्स को पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ अ क्लॉक एंड द डायरेक्शंस, बाय यूजिंग डायरेक्शंस। सो रीड करते हैं इन्हीं तीनों एंगल्स के बारे में। सो बाय यूजिंग angles, by using clock and directions, by using clock and directions। अब अगर आप सबने क्लॉक तो सभी ने देखी है, क्लॉक में भी एंगल बनता है। क्लॉक में अभी मैंने बोला जो एक सर्कल है उसका कंप्लीट एंगल कितना है 360 डिग्री। अभी मैंने कहा कि ये एक 180 डिग्री एंगल है, ये एक 180 है, तो कंप्लीट एंगल, एक सर्कल कंप्लीट हो गया तो पूरे सर्कल का कंप्लीट एंगल होता है 360। आपके पास जो इस चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज होगी उसमें रेवोल्यूशंस के बारे में भी होगा। रेवोल्यूशन क्या होती है? रेवोल्यूशन इज मूवमेंट इन अ सर्कल। ठीक है, कि सर्कल में मूवमेंट कैसे चल रही है। रेवोल्यूशन इज मूवमेंट इन अ सर्कल, मूवमेंट इन अ सर्कल। अब हमें अगर दिया होगा कि 1/4 रेवोल्यूशन क्लॉक में रिवॉल्व करो, आप यहाँ पे हो, कहाँ पहुंच जाओगे, इस तरह से क्वेश्चन दिए होंगे। सो दिस इज द सेंटर पॉइंट 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। क्लॉक बना लिया हमने। अब हमें क्लॉक पे देखना है, मुझे बनाना है 90 डिग्री। सो दिस इज द सेंटर, यहाँ से एक लाइन, स्ट्रेट एंगल होता है 90 डिग्री का। सो दिस एंगल इज 90 डिग्री। और अगर मैं यहाँ से 3 से 6 की तरफ भी बना दूं तो भी ये 90 ही होगा, 6 से 9 में भी 90 होगा। मींस एक पूरा सर्कल में 90 डिग्री के 4 एंगल्स बन गए। ये 90, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो 90 90 4 बार ऐड करेंगे तो कंप्लीट एंगल बनेगा 360 डिग्री का, जो कि मैंने कहा कि सर्कल का जो एंगल है कंप्लीट एंगल होता है। पूरा सर्कल कितना एंगल बनाता है 360 डिग्री का। तो 90 डिग्री के 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अगर अब मैंने इसी क्लॉक में ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये है 9। 12 और 6 में कौन सा एंगल बन रहा है? दिस इज अ स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। सिमिलरली 3 और 9 में भी कौन सा एंगल बन रहा है? दिस एंगल 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। कि अगर मैं देखूं 12 और 6 में और 3 और 9 में स्ट्रेट एंगल्स बन रहे हैं। ये पूरा स्ट्रेट एंगल, ये दोनों भी स्ट्रेट एंगल्स बना रहे हैं, है ना। तो अगर अब मुझे बताना हो कि रेवोल्यूशन, अगर मैंने यहाँ से, मैं इसको हटाती हूँ, अगर मैंने 12 से लेके 3 तक मूव किया तो मैंने कितनी रेवोल्यूशंस की। अब देखो 12 से 3 कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री। टोटल एंगल सर्कल का कितना है 360 डिग्री। सो 90 अपॉन 360 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल, 9 4s are 36। सो 1/4 रेवोल्यूशंस। अगर मैं 1/4 रेवोल्यूशंस चलूंगी इट मीन्स मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा। अब देखो 90 डिग्री के लिए मुझे कितने स्टेप्स चलने पड़ रहे हैं? 12 से 1 एक, 1 से 2 सेकेंड, 2 से 3 थर्ड। मतलब मैं 3 पॉइंट्स मूव करूंगी तो मेरा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, है ना। अब अगर मुझे स्ट्रेट एंगल है, इसके लिए कितनी रेवोल्यूशंस है? स्ट्रेट एंगल में एंगल कितना होता है 180 डिग्री और टोटल एंगल सर्कल का 360, 18 2s are 36। सो हाफ रेवोल्यूशन होगी क्लॉक में तो हमारा बनेगा 180 डिग्री का एंगल। और अगर कंप्लीट रेवोल्यूशन होगी मींस 12 से मान लो स्टार्ट हुआ और चल के 12 पे ही पहुंच गया तो ये कंप्लीट एंगल बनेगा 360 डिग्री का। तो इसमें कंप्लीट रेवोल्यूशन होगी, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन होगी तो ये होगा हमारा कंप्लीट एंगल। लेकिन अब यहाँ पे तो ये डायरेक्ट था तो मुझे पता लग गया, है ना। अगर मैंने मान लो ये क्लॉक बनाया 12, 6, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11। अगर मेरे पास एक जो है पॉइंट है 4 पे और दूसरा है 7 पे तो इसमें एंगल कितना है ये कैसे पता लगेगा? अभी मैंने क्या कहा कि 3 पॉइंट्स हम मूव करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल होगा। तो देखते हैं 4 to 5 1, 5 to 6 2, 6 to 7 3। 3 पॉइंट्स मूव हो गए तो ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा।
क्लियर? सो 1/4 रेवोल्यूशन का मतलब हमें 90 डिग्री एंगल मूव करना है, बनाना है। अगर हाफ रेवोल्यूशन है तो 180 डिग्री मूव करना है। क्लियर? अब यही बात अगर मैं डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली करूं तो मैं क्या कहूंगी, हमारे पास 4 डायरेक्शंस होती है, सबको पता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट के ऑपोजिट वेस्ट, नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ। अगर ये है ईस्ट और वेस्ट, ये कितना एंगल बना रहे हैं, 180 स्ट्रेट एंगल। नॉर्थ और साउथ में देखूं तब भी 180 स्ट्रेट एंगल बन रहा है। क्लियर? ईस्ट और वेस्ट में 180 स्ट्रेट एंगल, नॉर्थ और साउथ में भी 180 स्ट्रेट एंगल। लेकिन अगर मुझे ईस्ट और नॉर्थ में एंगल देखना है तो ये कौन सा एंगल है, 90 डिग्री। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो एक तरह से एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है, तो वो हो गया कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कब बनता है, जब हमने किसी पॉइंट से स्टार्ट किया, जैसे ये नॉर्थ था, नॉर्थ से हमने चलना स्टार्ट किया, घूम के दोबारा नॉर्थ पे ही आ गए, उसी पॉइंट पे दोबारा वापस आ गए, तो वो एंगल हो जाएगा कंप्लीट एंगल। ठीक है? जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, घूम के हम उसी पॉइंट पे वापस आ गए, तो हमारे एंगल हो गया, एक सर्कल कंप्लीट हो गया, तो एंगल हो गया कंप्लीट एंगल। यहां तक सभी को क्लियर? एंगल्स के बारे में दोबारा से बता रही हूँ। एंगल्स हमने इसमें 3 पढ़े हैं, राइट एंगल दैट इज ऑफ 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। इन एंगल्स को हम बाय यूजिंग क्लॉक एंड डायरेक्शंस भी बनाएंगे, क्वेश्चंस आएंगे इसके रिलेटेड। जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है? क्लॉक में अगर हम 3 पॉइंट्स मूव करते हैं 90 डिग्री एंगल बनता है। अगर एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है तो 180 डिग्री, अगर पूरा सर्कल कंप्लीट होता है तो कंप्लीट एंगल बनता है। क्लियर? तो 90 डिग्री का मतलब कितनी रेवोल्यूशंस हो गई क्लॉक में, 1/4। 90 डिग्री क्लॉक एक सर्कल है जो कि पूरा सर्कल कंप्लीट होता है। क्लॉक तो हम स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं, तो वो क्लॉक की शेप से डिपेंड नहीं कि सर्कल, उसका एंगल में सर्कल पूरा कंप्लीट होता है। 12 से स्टार्ट हुई, दोबारा 12 पे ही पहुंचेगी। एक सर्कल कंप्लीट करती है, इसलिए कंप्लीट एंगल है 360 डिग्री। 90/360 1/4। अगर हाफ रेवोल्यूशन है मीन्स हमें स्ट्रेट एंगल। अब अगर क्लॉक पे अगर एक सुई हमारे 10 पे है 1 हैंड और दूसरा 1 पे है, तो कौन सा एंगल होगा, तो ये वाला एंगल अगर होगा तो हम देखेंगे कितने पॉइंट्स हमने मूव कर लिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है? देखिए 1 पे है हमारा ये, 1 से 2 1 2 3, तो एक 90 डिग्री एंगल बन गया। 1 2 3, दूसरा 90 डिग्री, 1 2 3, तीसरा 90 डिग्री। कितने टोटल एंगल कितना हो गया, 90 को 3 बार प्लस किया 270 डिग्री अपॉन टोटल एंगल 360। सो दिस इज 3/4 रेवोल्यूशन। 0 से 0 कट गया, 9 3s are 27, 9 4s are 36। तो इस केस में 3/4 रेवोल्यूशन हुई। अगर आपको एंगल या रेवोल्यूशन समझ ना आए, आप ये देखो कि कितने पॉइंट्स मूव हुए। 3 पॉइंट्स मूव होने पे एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो जितने पॉइंट्स मूव है हर 3 पे एक 90 डिग्री बनेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता लग सकता है कि कितनी रेवोल्यूशंस हो गई। क्लियर अबाउट द एंगल्स यहाँ तक? इसके बारे में और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये तो हमने 3 एंगल पढ़े हैं, राइट, स्ट्रेट एंड कंप्लीट एंगल। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स एंगल्स। यहाँ तक सबको क्लियर है? नोट कर लीजिए एक बार यहाँ तक। सो नाउ नेक्स्ट हम 3 एंगल्स पढ़ेंगे, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स एंगल्स। नेक्स्ट एंगल्स पढ़ेंगे एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्स एंड रिफ्लेक्स एंगल्स। अब ये क्या होते हैं? अभी तो हमने पढ़ा राइट, स्ट्रेट एंड कंप्लीट। अब आगे एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स एंगल्स। एक्यूट एंगल वो होते हैं जो कि लेस देन 0 डिग्री, जो कि 0 से बड़े हैं लेकिन 90 डिग्री से छोटे हैं। मींस ऑल एंगल्स जो कि लेस देन 90 है।
जो भी एंगल लेस देन 90 डिग्री होंगे वो होंगे एक्यूट एंगल। इनकी वैल्यू लाई करती है 0 से 90। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? जो एंगल 90 डिग्री से तो बड़े हैं। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़े हैं लेकिन 180 से छोटे हैं। लेस देन 180, ग्रेटर देन 90। 90 से बड़े होने चाहिए लेकिन 180 से छोटे होने चाहिए, वो हो गए ऑब्ट्यूज एंगल। अब आया रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो होते हैं 180 से तो बड़े हैं। रिफ्लेक्स एंगल्स 180 से बड़े हैं लेकिन 360 से छोटे हैं, कंप्लीट एंगल से छोटे हैं। लेस देन 360 है बट ग्रेटर देन 180 है। ग्रेटर देन 180 वो हो जाएंगे रिफ्लेक्स एंगल्स। क्लियर? एक्यूट एंगल लाइज बिटवीन 0 एंड 90, ऑब्ट्यूज एंगल लाइज बिटवीन 90 एंड 180 एंड रिफ्लेक्स एंगल लाइज बिटवीन 180 एंड 360। अगर मैंने कोई फिगर बनाई, ये मान लो मैंने फिगर बनाई, आपको बताने कि दिस एंगल इज एक्यूट, ऑब्ट्यूज या रिफ्लेक्स। ये एंगल है। अब अगर हम देखो ये 90 की लाइन है स्ट्रेट, ठीक है, तो ये 90 की लाइन से किस तरफ बन रहा है? उसके अंदर की तरफ बन रहा है, तो ये एंगल हमारे पास होगा एक्यूट एंगल। जो भी एंगल 90 से इस तरफ बनेंगे वो सारे एंगल होंगे एक्यूट एंगल्स, ठीक है, जो 90 के अंदर वाले रीजन में बन रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं ऑब्ट्यूज एंगल की, सो दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। कैसे? ये वाला एंगल मुझे पता करना है, ये है हमारा पॉइंट, यहां से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हूँ, तो ये हो गया 90 की लाइन, है ना। 90 से ये इस तरफ बन रहे हैं बाहर की तरफ, तो ये सारे जो 90 से इस तरफ बनेंगे लेकिन 180 तक नहीं जाएंगे, यहां तक नहीं जाएंगे, जो यहां तक रहे, स्ट्रेट लाइन ना आई, तो वो सारे हो गए हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। 90 से 180 नहीं जाना, 180 से पहले पहले जो एंगल्स बन गए वो हो गए हमारे ऑब्ट्यूज एंगल्स। अब आई बात रिफ्लेक्स एंगल्स की। हमने कहा ये 180 से बड़े हैं लेकिन 360 से छोटे हैं। ये मैंने एंगल बनाया लेकिन मुझे इस एंगल की बात करनी है कि ये एंगल कितना है, बाहर का एंगल। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं 90 तो ये है, 180 ये है, लेकिन ये यहां से ये पूरा पोर्शन कवर कर रहा है, सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ये 180 से बड़ा है। कैसे पता चला मुझे कि 180 से बड़ा है? अब देखो ये वाला पोर्शन 180 तो हो गया, 180 कवर हो गया, उसके बाद 180 कवर करने के बाद ये इतना पोर्शन इसने और कवर किया, तो 180 से ग्रेटर है लेकिन कंप्लीट सर्कल नहीं बनाया, तो ये हमारे पास हो गया रिफ्लेक्स एंगल। अगर कंप्लीट सर्कल बन जाता, यहां तक कि आ जाता, तो वो कंप्लीट एंगल हो जाता। तो रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़े लेकिन 360 से स्मॉलर। क्लियर? एक्यूट एंगल 0 और 90 के बीच वैल्यू लाई करती है, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से 180 के बीच में, रिफ्लेक्स एंगल 180 टू 360 के बीच। ऑब्ट्यूज एंगल्स एंड रिफ्लेक्स एंगल्स, ये सबको क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पे मूव करें कि इन एंगल्स को हमें रीड कैसे करना है, मेजर कैसे करना है इन एंगल्स को। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मेजरिंग ऑफ एंगल्स। कैसे मेजर किया जाए इन एंगल्स को। नेक्स्ट इज मेजरिंग ऑफ एंगल्स। एंगल्स को हम मेजर करते हैं इन डिग्रीज। आप देखो, अब जब भी एंगल लिखते हैं तो ये साइन लगाते हैं डिग्री का, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड सो ऑन। अब हम इसको मेजर कैसे करते हैं? आपने सभी ने अपने ज्योमेट्री बॉक्स में एक इस तरह की चीज देखी होगी जो कि एक डी शेप है। अगर मैं ऐसे रखूं तो ये डी है, तो डी शेप, इसे डी भी बोलते हैं या बोलते हैं प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की हेल्प से हम एंगल को मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर। सो राइट इट डाउन। सो प्रोटेक्टर या डी से बोलते हैं, इसकी हेल्प से हम एंगल्स को मेजर करेंगे। अब मान लो मेरे पास ये एंगल है, तो मैं इसे कैसे मेजर करूंगी? दिस इज ए, पॉइंट बी एंड दिस इज सी। एंगल मेजर करना है,
कैसे मेजर करें। अगर आप इस डी को ध्यान से देखो तो इसके जो नीचे वाली लाइन है उसके मिडल में एक लाइन लगी हुई है बिल्कुल स्मॉल सी। मैं अगर आपको बना के दिखाऊं, ये इस तरह से डी है, यहाँ पे एक मिडल में एक लाइन है स्मॉल। आपकी ये जो लाइन है ये इस बी पॉइंट से कोइंसाइड होनी चाहिए। जो ये नीचे की स्ट्रेट लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट डी इसके ऊपर होनी चाहिए। मीन्स जो ये मैं आपको कह रही हूँ कि ये वाली पॉइंट ये आपका टच होना चाहिए बी से, ठीक है, कोइंसाइड हो गया बी पॉइंट पे। अब जो ये आपकी लाइन है आप देखो स्ट्रेट इस पे आ रही है, स्ट्रेट जो ये लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन और एंगल की डी की ये स्ट्रेट लाइन और एंगल की स्ट्रेट लाइन कोइंसाइड हो रहे हैं, ठीक है। जिस तरफ आपका जीरो, अगर मैं डी पे देखूं तो एक तरफ लेफ्ट साइड जीरो से और राइट साइड 180 है और वाइस वर्सा दोनों तरफ ही ऐसे एंगल है। 0, 10, 20, 10, 10 के डिफरेंस के एंगल हैं और उसमें जैसे कि रूलर में 10 सब पार्ट्स हैं, इसमें भी 10 सब पार्ट्स हैं। इसका जो एक सब पार्ट है उसका मतलब है 1 डिग्री। क्लियर? स्केल में 0.1 सेंटीमीटर ये होता था 1 सब पार्ट 1 स्मॉलर पार्ट, इसमें एक पार्ट का मतलब है 1 डिग्री, ठीक है। तो 10, 10 में 0, 10, 20, 30 इस तरह से लेफ्ट साइड पे है 0 और राइट पे है 180 एंड वाइस वर्सा। तो हमारा जो ये वाला पॉइंट है, दिस पॉइंट, ये हमारा इससे कोइंसाइड होना चाहिए और जो डी की ये वाली लाइन है, दिस स्ट्रेट लाइन, ये इस स्ट्रेट लाइन पे ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने रखा 0 पे। अब आप देखो जो ये ऊपर वाली लाइन है ये कहाँ पे आ रही है, इस पॉइंट पे आ रही है मार्क। तो ये मुझे शो जो हो रहा है 40 डिग्री का एंगल शो हो रहा है। मैं एक बार दोबारा बता रही हूँ, आप घर पे इसको डी को यूज करके, अगर आपको यहाँ पे डी से नहीं पता लगा, घर पे ट्राई करना, फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछना, ठीक है। हमने यहाँ पे इस पॉइंट को डी के इसके साथ कोइंसाइड किया, मींस इसके ऊपर रखा बी पॉइंट पे। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये पूरी बीसी स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ये लाइन है तो मैं डी पे देखूंगी कि यहाँ पे डी पे कौन सा एंगल आ रहा है। तो मैंने 0 से स्टार्ट हुआ था, 0 नीचे लिखा है, तो यहाँ से नीचे देखूं तो मेरे पास ये एंगल आ रहा है इस केस में 40 डिग्री। मीन्स जो ये लाइन है डी पे 40 डिग्री को शो कर रही है। तो 0 से स्टार्ट हुआ था, 0, 20, 30, सॉरी 0, 10, 20, 30, 40 पे शो हो रही है। अगर मेरे पास इस तरह से एंगल बना है तो ये मेजर करेंगे सेम उसी मेथड से। अगर ये बी, ये सी, ये ए, ठीक है। जो डी का ये वाला पॉइंट इसके साथ कोइंसाइड, क्लियर, लाइन आ गई। अब मैं देखूंगी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे कौन सी लाइन है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे है 130 और 140 के मिडल में आया, तो ये मेरे पास होगी 5th लाइन, तो 135 डिग्री। क्लियर? क्लियर है सभी को? आप प्लीज डी की हेल्प से इसे घर पे बना के देखो, फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम देखेंगे कि और किस मेथड से आपको कराया जाए ताकि और क्लियर हो जाए, ठीक है। जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तब भी आपको और क्लियर हो जाएगा कैसे एंगल बनाते हैं। क्लियर? कि डी का जो ये वाला पॉइंट है ये इस पॉइंट से कोइंसाइड होना चाहिए, इस पॉइंट के ऊपर ये डी की पूरी लाइन एज इट इज बीसी पे आ जाएगी। उसके बाद आप देखो डी पे यहाँ पे इस लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट शो हो रहा है 40, तो ये एंगल हो गया 40। ये मैंने देखा तो 130 और 140 के बीच में जो 5th डिवीजन थी वो, तो मैंने कहा कि एक डिवीजन का मतलब 1 डिग्री, 1 डिग्री, तो ये हमारा हो गया 135 डिग्री। इस तरह से हम एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। क्लियर है सबको? बाय मेजरिंग द एंगल्स। और जब भी एंगल मेजर करते हैं उसके ऊपर ये साइन लगाते हैं डिग्रीज का। हम एंगल को किस में मेजर करते हैं? डिग्रीज में। क्लियर? नोट करें इसे।